बढ़ू बेटा आगे? यस यस सर। चलो बेटा, अच्छा मेरे को आप बताओ, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हो आप 11th स्टैंडर्ड में हो ना? यस सर। यस सर। 11th में हो आप सब? आपका बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया है क्या? ग्रेविटेशन? नो सर। नो सर नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में तो ग्रेविटेशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? हाँ सर यस सर। फर्स्ट पहला चैप्टर ग्रेविटेशन था। हाँ सर। हाँ सर। तो ग्रेविटेशन में वो जो एकमात्र लॉ लगता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ लगता है, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैं बात करूं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला गया है? that every body in the universe attracts every other body in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Very good beta. इस proportionality sign को अगर मुझे हटाना है तो I insert universal gravitational constant F is equal to gmm upon r square. बेटा इतना पता है ना? इतना तो पता है ना? इतना तो पता है ना कि ऐसा कुछ होता है? ये तो पता होगा आप सबको। यस यस सर। यस सर। चलो अभी मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं। ये अभी न्यूमेरिकल करवाने का मतलब ये है कि मैंने जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको क्या बोला था? व्हाट डिड आई टोल्ड यू? दैट आपकी फिजिक्स में 90% न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनको सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल का जरूरत नहीं पड़ती। 90% न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनको सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लॉग टेबल की जरूरत है ही नहीं 90% न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास सही अप्रोच है। हाँ बेटा बोलो बोलो। लॉग टेबल लॉग बुक है। इट्स वन एंड द सेम। लॉग टेबल, लॉग बुक के अंदर ही तो लॉग टेबल्स होंगे, तो यू कैन से इट दैट वे आल्सो। आपको 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉग बुक की जरूरत नहीं पड़ती। लॉग बुक की आपको जरूरत डेफिनेटली कहां पर पड़ेगी? जहां पर आपको साइन ऑफ एन एंगल निकालना है, कॉस ऑफ एन एंगल निकालना है, या आपको डायरेक्टली लॉग की वैल्यूज निकालनी है। अदरवाइज नॉर्मल कैलकुलेशंस की जब आप बात करोगे तो बहुत सारी नॉर्मल कैलकुलेशंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहां पर आपको लॉग बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, लॉग्स को सॉल्व करने के लिए लॉग बुक की जरूरत पड़ेगी। साइन एंगल्स, कॉस एंगल्स, टैन एंगल्स, इनको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली लॉग बुक की जरूरत पड़ेगी। और आपको उन पॉइंट्स पर लॉग बुक को अच्छे से इस्तेमाल करना आना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ कि लॉग बुक यूज मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉग बुक वहीं यूज कीजिए जहां पर उसकी सही मायने में जरूरत है, और सिंपल कैलकुलेशंस जो है वो लॉग टेबल, लॉग बुक के बगैर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीख सकते हैं तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। पेज नंबर 99 के ऊपर एक प्रॉब्लम है ऑन पेज 99। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 11 पेज 99 पे क्वेश्चन नंबर 4 का 5 ये वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ 11th स्टैंडर्ड का इसका। अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, आपको फोर्स निकालना है बिटवीन which two bodies you have to find. Let me read the question to you. Find the gravitational force between the sun and the earth. Okay, you have to find the gravitational force between the sun and the earth. Okay, इसका मतलब ये है मास ऑफ सन आपको दिया हुआ है, उसको मैंने कैपिटल लिख लिया। मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, उसको मैंने स्मॉल लिख दिया। ये दो चीजें आपको दी हुई है। मास ऑफ सन दिया हुआ है आपको 1.99 into 10 to the power 30 kg, और मास ऑफ अर्थ जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो आपको दिया हुआ है 5.98 into 10 to the power 24 kg, and the distance between them is 1.5 10 to the power 11 meters, 1.5 into 10 to the power 11 meters, and the value of universal gravitational constant you all know it's 6.67 into 10 to the power minus 11। इसका अगर आपको यूनिट देखना है तो यूनिट आपको पता रहना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू सब दी हुई है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एक डायरेक्ट प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है। अब इसको सॉल्व करने का पर्पस क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इन बड़ी वैल्यूज को एग्जाम के दौरान सही तरीके से टैकल नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक ऐसा न्यूमेरिकल जो सही अप्रोच से बहुत सीधा सीधा करेक्ट आंसर देता है, स्टूडेंट्स उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कैसे? विल डिस्कस। ठीक है, सो दिस इज द गिवन डेटा, यू नो दैट यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसका मैं अगर सोल्यूशन चालू करूँ, लेट्स स्टार्ट अप विद द सोल्यूशन। आपको f कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1.99 into 10 to the power 30 into 5.98 into 10 to the power 24 upon 1.5 whole square into 10 to the power 11 the whole square। अब बेटा ये सच्ची सच्ची बताना, फ्रैंकली बताना और पूरी ईमानदारी से बताना स्टूडेंट, 10वीं क्लास में आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिन लोगों के लिए ऐसी कैलकुलेशंस को डील करना माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर? बहुत डिफिकल्ट था आप लोगों के लिए ऐसी कैलकुलेशन को डील करना। यस। हाँ सर। यहाँ पर आप कर सकते थे Yes, sir. तकरीबन सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब बेटा देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो कि मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। नो लॉग बुक, किसी लॉग बुक को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, इसमें जो मैं स्टेप्स बताऊंगा ना, आप सभी को वो स्टेप्स आते हैं, बट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये पता नहीं रहता कि इस पॉइंट के ऊपर या इस स्टेप के ऊपर आपको इस पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करना है। स्टेप बाय स्टेप करूंगा। सबसे पहला स्टेप देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1.99 into 10 to the power 30 into 5.98 into 10 to the power 24 upon 1.5 into 1.5 into 10 to the power 11 into 10 to the power 11। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, खासकर फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, don't focus on the entire numerical but focus on the next step। I repeat again, golden statement है students, don't focus on the entire numerical, focus on the next step। अगर आपका नेक्स्ट स्टेप प्रॉपर है, न्यूमेरिकल बराबर सॉल्व हो। समझ में आ गया? दिस इज द गोल्डन रूल, डोंट फोकस ऑन द एंटायर प्रॉब्लम, फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। सिर्फ अगले स्टेप के ऊपर ध्यान दीजिए, पूरे न्यूमेरिकल पे ध्यान मत दीजिए। इसको सॉल्व करते समय मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं चल रहा है कि इसका आंसर कितना आएगा, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा क्या करूंगा कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। लेट्स सी क्या करता हूं मैं। इसके बाद मैंने क्या करूंगा, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ मैंने सिंपली किया क्या है, आप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या करता हूँ। मैंने क्या किया, ये 6.67 वैसे का वैसा लिख दिया, इंटू 1.99 को इसके पास में ले आया, इंटू 5.98 को इसके पास में ले आया, ये रहा 10 टू द पावर माइनस 11, ये 10 टू द पावर 30 और ये 10 टू द पावर 24, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया अपॉन में ये 1.5 वैसे का वैसा, 1.5 वैसे का वैसा और ये 10 टू द पावर 11 को मैंने 10 टू द पावर 22 कर दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, यहां से यहां पर आने में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उन चीजों को अरेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। ये 10 टू द पावर 11 को मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया था, 10 टू द पावर 22 किया और कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, लुक एट द नेक्स्ट स्टेप वेरी केयरफुली। बेटा ये 6.67 है ना, 6.67 इसको मैंने वैसे का वैसा रहने दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अभी इसको टच मत करो, अभी इसको छेड़ो मत, अभी इसको छेड़ो मत। इसको भी मैंने वैसे का वैसा कर दिया, इसको भी मैंने दोबारा वैसे ही लिख दिया अपॉन 1.5 और ये 1.5, इसको वैसे का वैसा रख दो। अभी मैंने कुछ नहीं किया।
अब बेटा देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 10 to the power 30 plus 10 to the power 24 will give you 10 to the power 54। बेटा बेसिक इंडाइसिस का फॉर्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं किया, और ये 10 to the power 54 में से आप 10 to the power -11 कर देंगे। अगर आप -11 निकाल देते हैं, अगर आप 11 निकाल देते हैं, आपको बेसिकली मिलेगा क्या, 10 to the power 43। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट एज 10 to the power 43, ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर आ गया अपॉन 10 to the power 22, अपॉन 10 to the power 22। बहुत सारे स्टूडेंट्स बताऊं गलती क्या करते हैं, आप लोग यहीं पे कैंसिलेशन चालू कर दोगे। अब आप लोग यहाँ पर कैंसिलेशन चालू कर दोगे, मैं अभी भी छोड़ दूँ, अभी भी इसको टच नहीं करूंगा, मैं अभी भी इसको टच नहीं करूंगा, आई एम स्टिल नॉट गोइंग टू टच इट। इसको वैसे का वैसा लिख दो, 6.67 into 1.99 into 5.98 upon 1.5 into 1.5। बेटा अभी भी टच नहीं किया मैंने, अभी भी टच नहीं किया, अभी भी टच नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं घबरा रहा हूँ कैलकुलेशन से, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द करेक्ट स्टेप, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द करेक्ट टाइम, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ठीक है, 10 to the power 22 डिनोमिनेटर में, ये जब ऊपर जाएगा तो -22 बन जाएगा, तो 43 में से अगर आप 22 माइनस कर देंगे, यू विल गेट 21, यू विल गेट 21। यहाँ पर आपको मिल गया 10 to the power 21। ओके चलो, तो एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या, हमने ये जितने भी पावर्स थे ना, -11, 30, 24 और ये 11, वो भी स्क्वायर में, वो डिनोमिनेटर में आया था, उसको फाइनली सिंप्लीफाई कर दिया और सिर्फ 10 to the power 21 तक ले आया। अब मैं अपना ध्यान इसके ऊपर लेके जाऊंगा। बेटा यहाँ पर ये मैंने जो स्टेप्स किए हैं, यहाँ पर मैंने कोई स्टेप्स किए हैं, आप लोगों को एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको समझा ना हो। कम ऑन, राइट और यस, राइट और रॉन्ग, सही है कि नहीं? ये सब स्टेप्स आपको समझे हैं, करेक्ट? इज इट क्लियर? ये सब स्टेप्स समझ में आप सबको समझ में? अब आप लोगों का मेन फोकस ये है कि सर हमको ये देखना है कि अब आप इसका क्या करते हो। इसको तो कोई भी हैंडल कर लेता है, इसको तो कोई भी टैकल कर लेता है, इसका क्या करते हो अब आप इसको देख रहे हो, करेक्ट? एवरीवन इज वेटिंग कि इसका क्या होता है। इसको मिटा दो, I'll rub this out, I'll rub this out, I'll rub this out। Yes sir। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरे को एक बात बताइए, सब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, ऑल बॉयज गर्ल्स बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा ये जो 6.67 है, क्या मैं इस 6.67 को, क्या मैं इस 6.7 को सिंपली 6.66 लिख सकता हूँ? बेटा 6.67 को मैंने 6.66 लिख दिया। यस सर। वो होता है, होता तो बेसिकली वो होता क्या है, वो 6.6666 ही होता है, जिसको राउंड फिगर करके 6.67 कर दिया जाता है। तो मैं 6.67 को 6.66 लिख सकता हूँ। इसके ऊपर सभी स्टूडेंट्स अग्री हैं? ये हो गया, ये स्टेप क्या किया मैंने, सबको समझा? यस सर। चलो ठीक है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, बेटा 1.99 का मतलब क्या रहता है? 2। वेरी गुड। और बेटा उसी तरीके से 5.98 का मतलब क्या रहता है? 6। ये 1.5 वैसे का वैसा, ये 1.5 वैसे का वैसा, इंटू 10 to the power 21 हो गया, खत्म। बेटा ये देखो, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने क्या किया था। बेटा यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पावर को चेंज किया, यहाँ पर मैंने पावर को चेंज किया। अब यहाँ से मैं अब आगे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आई डिड समथिंग कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, बेटा मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले ली, उसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अब आगे मैं चालू करूंगा बेटा कैंसिलेशन। बेटा 1.5 वन जा और ये 1.5 फोर जा, 1.5 वन जा और 1.5 फोर जा। बेटा ये इतना हो गया, इतना हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6.66 इंटू बेटा 4
4 2 ज़ा 8 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू 1 टू द पावर 21। अब यहाँ से देखो बेटा दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। यहाँ तक के बेटा सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। यहाँ तक के मैंने क्या किया, Yes. बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से मैंने इस पूरे न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक सो कॉल्ड, दिखने में सो कॉल्ड डिफिकल्ट न्यूमेरिकल एक्चुअली में हकीकत में कितना आसान रहता है, मैं वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगेन सब स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर कोई स्टेप ना समझ में आया तो मेरे को तुरंत वहीं के वहीं बोल दीजिएगा, मैं उस पूरे स्टेप को दोबारा मिटाकर रिपीट करके फिर से आपको बताऊंगा। तो आई होप यहाँ तक जो मैं आया हूँ, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ गया कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब बेटा ये वाला जो 1.5 है ना, अब ये वाला जो 1.5 है, ये वाला जो 1.5 है, इसको डील करने के मेरे पास में दो तरीके हैं। इसको डील करने के मेरे पास में दो तरीके हैं। आई हैव टू थिंग्स टू डील विद दिस। ठीक है, अब बेटा मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि ये 6.66 ये 3 से डिविजिबल है और ये 1.5 भी 3 से डिविजिबल है। तो मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ। तो एक अप्रोच मेरी क्या रहेगी, एक अप्रोच मेरी क्या रहेगी, ये 6.66 इंटू 8 अपॉन 1.5 है ना, तो व्हाट आई डू, 3 0.5 जा 1.5 और 3 जाएगा 2.22 टाइम्स और 3 जाएगा 2.22 टाइम्स। तो ये आपको देखो क्या मिला है, 2.2 इंटू 8 अपॉन 0.5 और बेटा ये 0.5 डिनोमिनेटर में 8 के, ये जब ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2.2 इंटू 8 टू द 16। एक ये अप्रोच भी हो सकती है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पर एक दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि ये 6.66 है ना इंटू 8 है, बेटा ये 1.5 को कैन आई राइट 1.5 एज 3/2। 1.5 को मैं 3/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, तो ये लो बेटा, ये मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ये अपॉन 3/2 कर दिया, ये 3 नीचे ही रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मेरे को फिर से वही बेसिकली मेरे को वही चीज मिलेगी, इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 3, ये हो गया 3 1 जा और ये 2.22, तो ये लो ये फिर से वही चीज आ गई 2.22 इंटू 16। आप डिसाइड करो कि आप इस 1.5 को कैसे डील करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में उस 1.5 को डील करने के लिए आपका अप्रोच क्या है, आपका अप्रोच क्या रहता है। तो बेटा यहाँ तक जो मैं पूरा करके लेके आया हूँ, ये पूरा सबको समझ में आ गया। किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट, डिफिकल्टी, क्वेरी, क्वेश्चन, एनीथिंग कुछ है? इज इट क्लियर सभी बच्चों को? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, इसको सुन रहे हो, इस न्यूमेरिकल को देख रहे हो, बेटा सब बच्चों को यहाँ तक के क्लियर हो गया? Yes. sir. वेरी गुड, ठीक है। तो ये फाइनली इसको सॉल्व करूंगा तो इसके आगे आंसर कितना आएगा, 2.22 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर 21। फोर्स है, फोर्स का यूनिट कितना है, न्यूटन। अब बेटा बेहद आसान है, अब तो ये बहुत आसान हो गया बेटा। 16 टू द 32, 3 कैरी 2 यहाँ पर, 16 टू द 32, 32 में 3 ऐड कर दोगे तो वो है 35, 3 5 35 बेटा। 16 टू द 32, 32 में 3 ऐड कर दोगे बेटा, ये हो जाएगा 35 बेटा। दो डेसिमल के पास, दो नंबर्स के बाद में डेसिमल पॉइंट है, ये हो गया 35.52 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन, इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन। और इसको अगर आप और कन्वर्ट करते हो तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन इज द आंसर। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि आपकी 11th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 99 को ओपन कीजिए
उसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का 5, और मुझे बताइए कि उसका आंसर कितना दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। यस, आई एम वेटिंग फॉर दी आंसर। कोई भी एक स्टूडेंट, एनी वन स्टूडेंट। बेटा 11th क्लास की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 4 का 5, इसका मेरे को आंसर बताइए कितना है। So 3.5 into 10 to the power 22. बेटा एग्जैक्टली यही आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एग्जैक्टली यही आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। Yes, sir. हाँ, तो बेटा अब मेरे को आप सभी स्टूडेंट्स आप बताइए इस न्यूमेरिकल में ऐसा डिफिकल्ट था क्या जो आप लोग ऐसे नंबर को देख के एकदम कंफ्यूज हो जाते थे। ऐसा डिफिकल्ट क्या था, मेरे को बताइए इसमें डिफिकल्ट था क्या, आप बताइए मेरे को। पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपके सामने है स्टूडेंट, पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपके सामने है, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया है, एकदम डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप। इसमें कोई स्टूडेंट मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है कि इसमें डिफिकल्ट है क्या? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द डिफिकल्ट पार्ट इन दिस न्यूमेरिकल? एनीवन, कोई भी एक स्टूडेंट। So power and decimals जो दिए हैं वो। हाँ, तो अभी अब तो इसमें देखिए, तो आपको देखो, आपको समझ में आया बेटा पूरा? आपको समझ में आया? यस सर। तो बेटा आपको समझ में आया है और उसके साथ साथ आपको डिफिकल्ट भी लग रहा है। डोंट यू थिंक दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग? तो पहले थे अभी नहीं, ऐसा बोल। पहले था अब नहीं, ओके। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको पहले क्यों डिफिकल्ट लगता था और अब क्यों डिफिकल्ट नहीं लग रहा। जितने भी स्टूडेंट्स है ना, ध्यान से सुनिए, आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, आपका सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में कुछ 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे सबसे पहले मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा था, कि मुझको पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। मेरे को पावर्स को ना सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 पावर्स हैं और मैंने फाइनली इसको सिंप्लीफाई करते 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 सिंप्लीफाई करते 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 आई फाइनली केम अप टिल दिस स्टेप, और इतने पावर्स को सिंप्लीफाई करके फाइनली आई गॉट 10 to the power 21। 10 के पावर का बेनिफिट ये है कि उसको बहुत आसानी से कैलकुलेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। दिस वाज द फर्स्ट सर बोर्ड बहुत चमक रहा है। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि मैं आता हूं तो वो शाइन करता है लाइट कलर डिफरेंस की वजह से। अब बराबर दिख रहा होगा, ठीक है। Yes, sir. दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स देखिए, दूसरा पॉइंट क्या चीज ध्यान में रहती है, दूसरा पॉइंट ध्यान में रहती है, ध्यान में रखो कि क्या कहीं पे आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो क्या? क्या कहीं पे आप अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो क्या? अगर ले सकते हो तो प्लीज गो अहेड, प्लीज डू इट। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपको डिनोमिनेटर को एक्सीड नहीं होने देना है। आपको डिनोमिनेटर को बढ़ने नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट बताओ क्या करते हैं, आप लोग बताओ गलत अप्रोच क्या करते हो। डेसिमल पॉइंट हटाने के चक्कर में आप 1.5 को 15 बना दोगे। डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ने मत दीजिए। डेसिमल पॉइंट्स को हटाना आसान है, पर डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ने मत दीजिए। और कोशिश करिए टू एलिमिनेट डेसिमल्स। कोशिश कीजिए टू एलिमिनेट डेसिमल्स, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। तो आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स फॉलो करने हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम, भले वो न्यूमेरिकल फिजिक्स का हो या भले वो न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री का भी हो। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स है क्या तुमको फिजिक्स में, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको एक चैप्टर होगा थर्मोडायनामिक्स, पढ़ा है क्या वो चैप्टर थर्मोडायनामिक्स? नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा सर। नो सर, नहीं पढ़ा। अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। हाँ अच्छा, वो जब अभी तक आया नहीं है, वो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा।
उसमें भी ऐसे ही न्यूमेरिकल्स है। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट जाते हैं स्टूडेंट्स को। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एंटायरली टोटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो आपको न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स क्या चीज ध्यान रखिए कि नंबर 1 पावर्स को सिंप्लीफाई करो। नंबर 2 अगर अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकती है चीजें तो सिंप्लीफाई करिए। नंबर 3 बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ने मत दो। 1.5 का 15 कर लेते हैं लोग और 15 से कब वो 150 हो जाता है पता नहीं चलता। और तीसरी और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्व करते समय कोशिश कीजिए डेसिमल पॉइंट को एलिमिनेट करने का, और खासकर जब वो डेसिमल पॉइंट डिनोमिनेटर में हो, और खासकर जब वो डेसिमल पॉइंट डिनोमिनेटर में हो। बेटा यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, मैंने 1.5 ये डेसिमल था, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको 3/2 में कन्वर्ट कर दिया। व्हाई? बिकॉज यहाँ से यहाँ जब मैं जाऊंगा ना तो मैं डिनोमिनेटर में से डेसिमल को एलिमिनेट कर रहा हूँ। समझ में आया? बेटा एक एक स्टेप का मीनिंग रहता है, हर स्टेप का कुछ ना कुछ मतलब रहता है। तो इज इट क्लियर टू यू ऑल? सभी स्टूडेंट्स को एक समझ में, आपको आइडिया समझ में आया कि बेसिकली आप लोग न्यूमेरिकल्स में क्या गलती करते हो, आप लोग क्या गलत अप्रोच लगाया करते थे न्यूमेरिकल्स में? एक बेसिक आइडिया समझ में आया आप सब स्टूडेंट्स? कम ऑन बेटा, यस और नो? एक बेसिक आइडिया समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को कि गलत अप्रोच क्या होती थी, हम क्या करते थे और होना कैसे चाहिए? कुछ डिफरेंस समझ में आया कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाना चाहिए था? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है। तो दिस वाज बेटा ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास, जिसमें मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया कि मोमेंटम क्या होता है, फिर मैंने आपको एक कंपैरेटिव पिक्चर बताई कि मोमेंटम और इम्पल्स क्या होता है, और उसके बाद हम फाइनली आए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, और फाइनली फिर मैंने आपके साथ ये एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया जो आपकी 11th क्लास की टेक्स्ट बुक में से पिकअप किया गया न्यूमेरिकल है, जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो थ्योरी में, उसमें मैंने थ्योरी भी डिस्कस की और उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपके साथ में डिस्कस किया। बेटा कल की जो हमारी क्लास हुई थी और आज की ये जो हमारी क्लास है, क्या ये क्लास आपके, इज इट बेनिफिशियल टू यू? इज इट बेनिफिशियल टू यू? आपको इन दो क्लासेस का फायदा हुआ? आपको चीजें और क्लियरली समझ में आई? आपको चीजें दिखी कि चीजें कितनी आसान होती है और हम उसको कितना डिफिकल्ट बना देते हैं? प्लीज लेट मी नो। बेटा बेनिफिट हुआ कि ये दो क्लासेस का आप सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ? यस सर, यस सर। ओके तो वैसे तो ये शेड्यूल में आज या कल खत्म हो जाएगी ये वाली क्लास, बट फिजिक्स के हर टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के ऑब्जेक्टिव से, फिजिक्स के और न्यूमेरिकल्स को आसान करने के ऑब्जेक्टिव से, अगर ऐसे सेशंस अगर और लगना चाहें या ऐसे सेशंस और, तो वुड यू लाइक टू अटेंड मोर सच सेशंस लाइक दीज? ऐसे के और सेशंस आप लोग अटेंड करना चाहेंगे स्टूडेंट? नो, Yes, sir. द आंसर इज नो। कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब आंसर नो है। ओके, इज इट नो? यस सर। बेटा अटेंड करना चाहोगे क्या? चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? कुछ आए? यस सर। करना है अटेंड। हाँ सर। ओके ओके ओके। सो बेटा दिस वाज द एंटायर क्लास। अब ये हमारी आज की पूरा एक एंटायर सेशन था, और कल मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और कल मैं बात करूंगा थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करूंगा। केमिस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को उतनी बेहतर तौर पे समझ में नहीं आई जितने तौर पर आपको पता रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में एक नंबर रहता है, बड़ा फेमस सा नंबर है, उस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। होता है बेटा, सुना है बेटा? बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एवोगैड्रोस नंबर आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूं मैं? बेटा है कि नहीं यार? बोला करो यार, कुछ लोग, तुम लोग बोलते नहीं यस हो। सर। यस सर। एवोगैड्रोस नंबर सबको अच्छे से आता है क्या? No,
नो सर। सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। और एक और चीज होती है केमिस्ट्री में, उसे कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान है, और जिसको मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया रुला देता है केमिस्ट्री में वो स्टूडेंट्स को। सही बोल रहा हूँ? मोल कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में मैं कल आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। कल इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और न्यूमेरिकल्स भी कैचअप करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वाली आज का क्लास भी आपके यूज की हो, आपको काम में आई हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, ताकि आप फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट और क्लियरली समझ सकें और बेटर तौर से स्टडी कर सकें, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से आप सॉल्व कर सकें। तो दिस वाज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। कल फिर से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नई चीजों के साथ में। टिल देन बाय बाय, take care, keep studying and do well. Thank you. बाय सर।